हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड सीरीज की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर जो है हम लोग ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में चल रहे थे। और ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में हमने जो है लेंस और जो हमारा क्या कह सकते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी पोर्शन था वो सारा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसमें जो है कुछ पोर्शन और में यूजी लेवल के जो है वो हमने जो किया था वो क्या था, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे थोड़ा सा था। उसके अंदर कुछ यूजी का पोर्शन भी उसमें क्योंकि थोड़ा कॉमन चलता है तो वो वाली चीजें थी। अब उसके अंदर यूजी के पोर्शन से कुछ जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है वहां से कुछ पोर्शन और प्लस कुछ जो है आपका रिफ्लेक्शन वाला जो है ना उसके अंदर से थोड़ा सा कुछ एक फॉर्मूले बच जाते हैं, वो फॉर्मूले कर लेते हैं। मतलब 10 मिनट में वो फॉर्मूले सल्टा लेंगे सारे। देन उसके बाद में हम लोग जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम वहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और ये ध्यान रखना, ये जो मैं पोर्शन अभी मैंने पिछले 2 वीडियो में जितने फॉर्मूले लिखाए हैं, जो भी कंसेप्ट आपको बताया है, यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। कम से कम बता रहा हूँ मैं, है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको कम से कम मिलेंगे। और पिछले जो आपके टेक्निकल एजुकेशन या फिर उससे जो एग्जाम अभी हुए हैं रिसेंटली, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो लेके भी आया हूँ आज ना, वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो आपका फॉर्मूला याद होते हैं वे भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इस तरह का आपको ऑप्टिक्स में क्वेश्चन दिया जाता है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो बचे हुए हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ताकि आपके ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस वाला जो था ना, उसमें मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखवा दिया था, है ना। रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस वाले में फॉर्मूला लिखाया था, उसमें जो है उसके मैग्निफिकेंस वाला था वो नहीं लिखाया था फॉर्मूला ना। तो आप उसके अंदर इसको ऐड कर लें, है ना। ये है आपके पास रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन था, वो रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी रिफ्रैक्शन था। कर्व सरफेस पे परावर्तन नहीं अपवर्तन होता है ना, तो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन बाय कर्व सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस यानी कि गोलीय या स्फेरिकल है, तो इसका मतलब ये कौन सा स्फेरिकल वाला ही होगा ना। तो उसमें क्या है, कर्व्ड सरफेस यानी कि हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, गोलीय भी होगी वो, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अपवर्तन है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा है वो क्या लिखा है, वो लिखा था U2 अपॉन V माइनस U1 अपॉन U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 अपॉन R। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। ठीक है, और इसका डायग्राम अगर देखें तो ये कर्व्ड सरफेस है, सपोज कर लीजिए इस तरह से। तो इस तरफ जो मीडियम है वो कितना है, U2 है। इधर कितना है, U1 मीडियम है। इधर से कोई वेव आगे जा रही है, ठीक है। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये C पॉइंट है, तो कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। तो इस केस के लिए, है ना, अगर इस तरह से है तो यहाँ पे कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ, तो इसकी डिस्टेंस ये कितनी हो गई ऑब्जेक्ट की, ये मान लीजिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये U हो गई। इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, V। तो इस तरह का अगर कोई केस है तो उस केस के लिए हम केस कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिए कि ये तो हुआ जब आपको U V और R के अंदर रिलेशन और ये सब चीजें दे रखी है, तो वो रिलेशन हो गया। इसके अलावा जब ये बन जाती है इमेज, ठीक है, तो इमेज बन जाती है तो उसमें मैग्निफिकेंस होते हैं। 2 तरह के मैग्निफिकेंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। एक तो लेटरल और एक एक्सियल, यानी कि पार्श्व और अक्षीय जो है, ये दोनों हम देखने वाले हैं। ठीक है, एंगल वाला जो है, कोणीय वाला, एंगुलर वाला, वो हम नहीं देखेंगे, उससे कोई ज्यादा अपने कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आते हैं इसमें मैग्निफिकेंस में। तो 2 तरह के मैग्निफिकेंस है। पहला मैग्निफिकेंस कौन सा लूंगा, वो लूंगा लेटरल। मैग्निफिकेशन, ठीक है, यानी कि पार्श्व आवर्धन। क्या होगा, पार्श्व आवर्धन। अब आवर्धन का मतलब क्या, आवर्धन का मतलब है कि जो इमेज बन रही है आपकी, ठीक है, जो इमेज और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट में क्या रिलेशन होगा, वो बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है ना। तो उनका जो अपन रेशियो लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पार्श्व आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइट का जो रेशियो होगा उसे हम पार्श्व आवर्धन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं T से। किससे लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं T, MT। इसका जो नोटेशन होगा वो नोटेशन क्या होगा, वो नोटेशन होगा आपके पास MT। और इस MT का मतलब क्या है, इस MT का मतलब है हाइट ऑफ इमेज अपॉन
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो h2/h1 से इसको नोट करते हैं। लेकिन आपको h2 और h1 नहीं मिलेगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, UV और R की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। किसकी मिलेगी, UV और R की इन्फॉर्मेशन। जब हम इसको UV R वाली इन्फॉर्मेशन को इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो MT मिलने वाला है उस MT का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, μ1/μ2, ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, है ना। ये क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है तो μ2 बन रही है, लेकिन ये क्या होगा यहाँ पर रेसिप्रोकल, और इसका क्या हो जाएगा V/U, ठीक है। अब आप जाइए, जब मैंने आपको लेंस पढ़ाया था तो लेंस में क्या था, लेंस क्या आपको मैंने पढ़ाया था, मिरर, है ना। मिरर के अंदर पे हमने मैग्नीफिकेंस निकाला था, तो वहाँ क्या आ रहा था -V/U, वहाँ क्या आ रहा था -V/U। वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, क्यों, क्योंकि हम मिरर के अंदर क्या हो रहा है, जिस मीडियम में आप रे जा रही है उसी मीडियम में वापस आ रही है और इमेज बना रही है, ठीक है। तो वहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट है क्योंकि मीडियम आपके क्या दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में आ जाइए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, एक तो लेटरल यानी कि पार्ट्स वाला हो गया, और दूसरा कौन सा होता है, अक्षीय, है ना, एक्सियल। तो एक्सियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो अक्षीय आवर्धन, ठीक है। अक्षीय आवर्धन का मतलब क्या हुआ, अक्षीय आवर्धन का मतलब है कि ये जो हमारा पोल है ना, इस पोल से इमेज कितनी दूरी पे है, या वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं इसको लिखूं तो ये होता है इक्वल टू, ये कह सकते हैं dV/dt, यानी कि क्या लिख सकते हैं, dV/du, सॉरी dt क्या, dt दिमाग में क्या हमेशा dt चलता है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो निकल जाता है ना। तो क्या है dV/du, यानी कि इमेज के रेस्पेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज जो है वो कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं ना एक्सेल को। तो यहाँ जब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर मिलता है, मैं देखो सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा, मैंने आपको पहले क्या, सॉल्यूशन हमारे कोर्स की नहीं है, कोर्स में हमारे क्या है जो है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर इसका जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम ऐसा ही है ना, ये क्या मिलेगा μ1/μ2, बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि इसका क्या जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए अगर आप इसको नॉर्मली du और वो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, जब इसको सॉल्यूशन करते हैं टोटल मिला के तो क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन ये आ जाता है V/U², बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्योंकि आदत क्या है, घालमेल करके और कुछ नया बनाने की, है ना, तो यहाँ से क्या करना है, इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो कि अगर मैं मान लीजिए इसी इस इक्वेशन को μ1/μ2 से मल्टीप्लाई और μ1/μ2 से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना ना, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए मुझे μ1 एक और चाहिए, तो ये μ1 यहाँ से ले लूंगा, तो μ1² हो गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इसको अगर मैं लिखूँ, फ्रेम में आ रहा है क्या नीचे, हाँ अभी तो फ्रेम में है, चलने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक μ1 तो यहाँ चला गया, तो ऊपर क्या बचा μ2, इसे क्या बचेगा μ1, अंदर क्या हो जाएगा μ1, ठीक है, अपॉन μ2 V/U², ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आ गया, V²U² ऑलरेडी था, होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ बचा क्या, ऊपर तो बच गया μ2, नीचे बच गया μ1, ये दोनों बाहर आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी कि MA जो एक्सियल है हमारा, ये क्या हो गया μ2/μ1, और यहाँ से क्या बन जाएगा MT², ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपको, और ये वाला, ये दोनों फॉर्मूले आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर इन पे एग्जाम आपको जो है क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने की टेंडेंसी मैंने देखा इस पे ज़्यादा रहती है, ये आपको डायरेक्ट पूछने की टेंडेंसी और क्वेश्चन देने की जो टेंडेंसी है, और इस पर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और जब आप क्वेश्चन करोगे ना उसको, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना आपके लिए ऑप्टिक्स में कोई बड़ी टास्क नहीं है। टास्क क्या है, वो फॉर्मूला कौन सा कहाँ अप्लाई होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो एक तो मुझे ये करवाना था। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर जो है हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर हमने उसकी इक्विवेलेंट जो फोकस डिस्टेंस थी वो तो फाइंड आउट कर ली थी, लेकिन उसके कुछ पॉइंट होते हैं ना, कि वो जो इक्विवेलेंट फोकस डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की, जहाँ पे हम वो लेंस रखेंगे उसकी L1 से और L2 से डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, जिन्हों हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट, है ना, प्रधान बिंदु, और एक होता है फोकस बिंदु, है ना, फोकल पॉइंट। वो दो पॉइंट और रहते हैं, वो मुझे वहाँ पे फाइंड आउट आपको करवाना है, तो वो फॉर्मूले में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। और
चलिए, अच्छा उसके बीच में एक दो चीज़ें और है ना, जो डायरेक्ट फॉर्मूले, आबे का फॉर्मूला, एक लाग्रांजियन या हैमिल्टोनियन फॉर्मूला, ये 2-3 फॉर्मूले हैं, एक न्यूटन फॉर्मूला, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको फॉर्मूले लिखाने वाला हूँ। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसमें क्या है, ये आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ये रूल्स है कुछ। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला आता है आबे लो, है ना, आबे का जा नियम, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट लगा के, आबे का जा नियम, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे तो आबेज साइन, एग्जैक्टली क्या है, हाँ, आबेज साइन कंडीशन, आबेज साइन कंडीशन, ठीक है। आबेज साइन कंडीशन क्या है कि अभी वही वाला केस चल रहा है ना, एक तरफ इमेज बन रही है, एक ही आपके पास वो है कर्व सरफेस, ठीक है, ये μ1, ये μ2, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट h1 h2, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और ये मान लीजिए इमेज है, तो h1 h2 किधर बन सकती है, ऊपर नीचे, वो डिपेंड करेगा आप किस तरह का लेंस ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा एंगल, ठीक है, तो एंगल जो होगा θ1 और θ2, ठीक है। ये एंगल कौन सा है, ये जो एंगल बनेगा ये θ1 θ2, ये इस तरह से, यहाँ से अगर हम देखें तो ये एंगल θ1 ये इधर जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, यहाँ से उसका बनेगा θ2, ठीक है। एक्स एक्सिस जो हमारी एक्सिस है उससे बनने वाले एंगल जो होंगे उनकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सूत्र क्या बनता है, ये बनता है μ1 h1 sin θ1 इज इक्वल टू होता है μ2 h2 sin θ2, ठीक है। इसी में थोड़ा सा चेंजेस और करते हैं, वो किसने किया था, वो किया था हमारे पास वो लाग्रांजन ने, ठीक है। लाग्रांजन, और जिसको हम लाग्रांजन का नियम भी या हेल्महोल्ट्ज संबंध भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ये हो जाएगा लाग्रांजन नियम है क्या, लाग्रांजन का नियम है ना, तो लाग्रांजन स्पेलिंग देख लेते हैं इसकी, लाग्रांजेस लॉ, और दूसरा बोलते हैं दूसरा है हेल्महोल्ट्ज, सॉरी हेल्महोल्ट्ज, तो हेल्महोल्ट्ज लॉ, ठीक है। दोनों कहें तो एक ही बात है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा सीरीज ऑफ जो आपके पास स्फेरिकल जो होंगे उनकी बात हम करेंगे, है ना, कि मान लीजिए आपके पास क्या है, कोएक्सियल सिस्टम है ना, क्या है, कोएक्सियल सिस्टम। कोएक्सियल सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आपने बहुत सारी जो आपके पास मिरर की प्लेट थी वो आपने ऐसे लगा रखी है, एक के बाद एक, है ना, तो उसका मतलब क्या है, सिंगल, इसमें क्या था, सिंगल एक सरफेस थी, इसमें क्या है, बहुत सारी सरफेस को आपने सटा कर रख दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से अगर कोई एक रे जाती है, ठीक है, यहाँ से क्या होगी, एक कोई रे जाती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो बाहर निकल के क्या बनेगा, इमेज बनेगी, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, सक्सेसिव क्या हो गए, जो आपके पास परावर्तन और अपवर्तन, है ना, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट में क्या मिलेगा, ट्रांसपेरेंट में आपको मिलेगा अपवर्तन, है ना, यानी कि रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो जब रिफ्लेक्शन होगा बार बार रिफ्लेक्शन, और मान लीजिए कितनी है, P है, यहाँ पे कौन सी 1, और बीच में कितनी है, 1 2, ऐसे करते करते P तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो P आपके पास है, तो इनिशियल क्या होगा कि इसमें और इसमें फाइनल, ठीक है, फाइनल जो एंगल बन रहा है वो कितना मिल रहा है, θP, ये कितना था, θ1, ठीक है। वो सिंगल के लिए था, और ये किसके लिए, जो कोएक्सियल की पूरी एक क्या है, सीरीज है ना, एक पूरी की पूरी क्या है, एक मान लीजिए सिस्टम है, उसकी हम बात करें तब, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, ये μ1 है, ठीक है, बीच में चाहे कुछ भी हो, फाइनल क्या है, μP, ठीक है। अलग अलग आपके पास जितने भी आपने लिए हैं वो सब क्या है, अलग अलग तरह के जो आपके पास ग्लास हो सकते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा, म्यू सबका अलग अलग होगा, लेकिन हमें ध्यान किस पे रखना है, हम सीधा रिलेशन किस में निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट के अंदर जो है हमारा रिलेशन निकलेगा, और क्या निकलेगा कि H1, ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ साइन था लेकिन यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज इसलिए tan में बदल जाएगा, तो ये tan θ1 इज इक्वल टू ये बनेगा μP HP और tan θP, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं ये आप इंपॉर्टेंट लगा के इनको डायरेक्टली याद रखने, कौन सा फॉर्मूला पूछा गया उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पूरा का पूरा कोएक्सियल सिस्टम है ना, ये क्या है, कोएक्सियल
सिस्टम, ठीक है। समाक्षीय निकाय है ना, कोएक्सियल का मतलब है समाक्षीय अगर निकाय है, ठीक है, तो उस केस के अंदर तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर सिंगल है, एक ही हमारे पास सिस्टम है, एक ही तरह का हमने वो लिया है ना, एक स्फेरिकल सरफेस ले ली, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पे, दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे और लिखा दिया आपको, ये बीएससी लेवल के आपके हैं यूजी वाले। बोर्ड की पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रफली काम करने से इसको धुलवाना पड़ेगा, तो अगले वीडियो में आपको साफ करके दिखाएंगे, ठीक है, उस पर काम करेंगे। अभी तो खैर इससे काम चला लेते हैं, दिख रहा है आराम से, कोई समस्या नहीं है। हाँ वैसे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद में जो है एक और बनता है ना, कि हमने पतले लेंस जो है हमारा, तो पतले लेंस के द्वारा तो हमने देख लिया कि जो हम f निकालते हैं वो क्या थी, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r, ठीक है। अगर लेंस मोटा हो तो क्या होगा, ठीक है, तो लेंस मोटा होगा तो मोटे लेंस से हम क्या बनाएंगे, आगे वाली पतले लेंस वाली जो हमारी इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, मोटे लेंस से अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय थिक लेंस, ठीक है। थिक लेंस है उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई लेंस इस तरह का बना हुआ है, इसकी जो मोटाई दे रखी है वो आपको T गिवन है, बाकी R1 R2 तो है भाई, रेडियस जो है वो कितनी है, एक जो आपके पास स्फेरिकल सरफेस है उसकी R1, दूसरे की R2, वो मैंने आपको बताया था जब अपन उस लेंस के लिए भी चलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सिंपल सा केस है कि 1/f जो आपके पास होगा वो होगा म्यू माइनस 1। पहले हम एयर के लिए लिख रहे हैं, है ना, जैसे ही हम किसकी बात करेंगे, किसी दूसरे मीडियम की बात करेंगे तो μ2/μ1 जो मीडियम होगा जिसमें हम लेंस को रख रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। ये म्यू किसका है, ये म्यू है जिस पदार्थ का ये बना हुआ है, जिस सब्सटेंस का लेंस बना हुआ उसके जो म्यू है वो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या आ रहा था पतले लेंस में, 1/r1 माइनस 1/r2, ये चीज़ है। एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें ऐड होने वाली है, ठीक है। क्या होगा, एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें ऐड होगी, वो क्या होगी, वो हो जाएगी म्यू माइनस 1 T अपॉन म्यू R1 R2, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टर्म जो है इसमें ऐड होगी, ये आपको दिमाग में रखनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है हमारे पास, एक तरह से पावर है, P भी लिख सकते हो ना, 1/f क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, कि यानी कि मोटाई बढ़ने के साथ साथ पावर ऑफ लेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, आप समझ लो इस चीज को, इसमें प्लस हो रहा है ये वाला अमाउंट, ठीक है, भले ये कम होगा या एक से कम होगा जो भी है, लेकिन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा टर्म है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लेंस मोटा होता है तो उसकी पावर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। आगे समझ में। तो अब आपको एक क्वेश्चन जो यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या कंसेप्चुअल है, जो मैं मान के चलता हूँ कि 99% लोगों को, टीचर्स को भी नहीं पता है। क्या नहीं पता है, जब हम लेंस लिखते हैं ना, ऐसे लेंस बनाते हैं तो यहाँ वाली जो है वो यहाँ के मिलती है, यहाँ वाली जो है वो यहाँ के मिलती है, यहाँ वाली जो है वो यहाँ के मिलती है, इस तरह से होता ना, एक पॉइंट पे आके मिलती है। तो अगर मैं एंगल देखूँ इनका, तो सबका एंगल क्या है, अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि डेविएशन सबका अलग होगा कि नहीं होगा। तो डेविएशन जब सबका अलग अलग होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इस, अब जब डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम हम बना देते हैं, फोकस पे जाके इसको बना देते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों होता है। 6वीं क्लास तब स्टार्ट करते हैं ये बनाना, 8वीं क्लास से स्टार्ट करते हैं, शायद 8वीं 9वीं क्लास से, है ना, ये डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं ना। तो उस टाइम 8वीं 9वीं क्लास वाले टीचर को भी नहीं पता, जबकि वो टीचर क्या है, सेकंड ग्रेड टीचर तो होता ही है ना। तो सेकंड ग्रेड टीचर बीएससी पढ़ के जाता है तो वो ये पढ़ के जाता है फॉर्मूला, लेकिन उसको वहाँ पता नहीं होता, ठीक है। क्या पता नहीं होता है, क्योंकि देखो इस मोटाई पे डिपेंड करता है कि पावर कितनी होगी, ठीक है। अब आप सोचिए इधर पे, पावर और फोकस डिस्टेंस क्या एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है, यहाँ मोटाई कम है, ठीक है, तो मोटाई कम है तो इसकी पावर क्या होगी, कम होगी। पावर कम होती है, फोकस डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। ये वाले में क्या, या डेविएशन ज़्यादा होगा, जो भी उसकी बात कर लेंगे, यहाँ क्या होगा, डेविएशन ज़्यादा होगा। भाई फोकस डिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या, डेविएशन ज़्यादा होगा। इस तरह से जो है आप इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि लेंस की जो मोटाई है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ते 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 जाएगा तो उसकी पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, तो फोकल डिस्टेंस क्या होगी, वो भी कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए, इसलिए ऐसा होता है। ये आगे पढ़ेंगे, इसी गोलीय विपतन वगैरह भी देखेंगे आगे और भी,
ठीक है। चलिए, तो अभी आपको ये दिमाग में रखना है, ये जो है टी ये बहुत बड़ा रोल करता है ना। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जितने भी लेंस होते हैं, जो हमारे पास जितने भी लेंस हैं, उनकी टी जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम उसमें वेरिएशन होता है, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता कि वो इफेक्ट डाल सके बजाय कि आर के। ठीक है, ये वाला जो है पोर्शन बहुत, ये जो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जो पतला लेंस हम लेते हैं ना उसमें क्या होता है, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है, इसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आइए इसमें। तो अब अगर मान लें पतले लेंस के बारे में बात करें, है ना, तो पतले लेंस में क्या होगा, पतले लेंस के अंदर अगर बात करें तो इसको बोल देंगे थिन लेंस, सॉरी थिन लेंस। तो थिन लेंस में क्या होगा, टी जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके रेस्पेक्ट में, यानी इस वाले पोर्शन की इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। या कह सकते हैं टी क्या है, स्मॉल है, जो टी स्मॉल है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल इसके रेस्पेक्ट में। तो पावर क्या बन जाएगी, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये हो गया 1/r माइनस 1/r2। ठीक है, ये हमने देखा ही था, ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली लिखा था। ठीक है, तो ये लेंस का नहीं है, ये पतले लेंस का, ये दिमाग में रखना। लेकिन क्योंकि लेंस की जब हम बात करते हैं तो कौन से लेते हैं, पतले लेंस ही लेते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, जैसे आप इसमें आ जाते हो यूजी में, तो वहाँ पतला और मोटा दोनों लेंस हो सकते हैं। मोटे लेंस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पतले लेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लेंस के कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेंस का कॉम्बिनेशन। तो लेंस के कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने आपको दो चीज दिखाई थी, लेंस को मिटा देते हैं। अब जो लेंस, अब पतले लेंस की बात हम कर रहे हैं, मोटे लेंस नहीं ले रहे। लेंस के कॉम्बिनेशन कौन से ले रहे हैं, पतले लेंस को यूज कर रहे हैं, है ना। अब वो उत्तल अवतल है, उसका मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा अभी आपको। तो आप देखना कि क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जो हर कोई नहीं कर पाएगा। ये मेरी गारंटी है कि हर कोई वो कुछ क्वेश्चन को, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को हर कोई नहीं कर पाएगा। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो आपको लीड दिलाएंगे। आप अगर अच्छी से अच्छी कोचिंग भी अगर कर रहे हैं कहीं से, फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग, वो भी जो है आपको ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जो है, ये रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आपको छुड़वा देता है मैक्सिमम। ठीक है, बस फॉर्मूला लिखा के उसको करवा देगा ना। और जो अगर अच्छे से आप अगर कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, ऑप्टिक्स जो है वो आप 11-12 के बाद या फिर इतना सीरियसली नहीं लेते हैं ऑप्टिक्स को, और वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स में हर पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम चल रहे हैं फिर से। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए एक लेंस है, ये L1, ये एक लेंस है। हालांकि मैं दोनों उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। L2 है, बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया लेंस बनने वाला है ना, वो लेंस कहाँ होगा, यहाँ कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे हो जाएगा, इस तरह से। इनके बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कहाँ होगा। ठीक है, तो एक तो ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है, एक ये डिस्टेंस हो गई कि L2 से कितनी डिस्टेंस पे होगा, L1 से कितनी डिस्टेंस पे होगा, एक चीज। दूसरा, इसकी फोकल है, इसकी फोकस डिस्टेंस कितनी F1 है, इसकी फोकस डिस्टेंस कितनी F2 है, और इसकी F है। तो ये तो मैंने आपको लिखवा दिया था कि फोकस डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2। आगे फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके उल्टा हो जाएगा। तो F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D, ये आपके पास फॉर्मूला एक तो बनता है। ये तो क्या है इसकी फोकल डिस्टेंस। अब आते हैं दो पॉइंट पे, प्रिंसिपल पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रधान बिंदु यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट। ये दिमाग में रखना। आप क्या दिमाग में रखना है, प्रिंसिपल पॉइंट, प्रधान बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रधान बिंदु। ठीक है, प्रधान बिंदु को α1 और α2 से डिनोट करते हैं। तो α1 क्या होगा, α1 हो जाएगा FD अपॉन F2, और α2 जो होगा वो होगा माइनस FD अपॉन F2, सॉरी F1 है ना, 2 है तो यहाँ पे 1। ये आपको एक तो दिमाग में रखना। ये क्या होते हैं, प्रधान बिंदु, जो आपको F आप निकाल लोगे, D आपको गिवन होगी, F1 F2 आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग प्रधान बिंदु। ठीक है, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं इस चीज को। प्रधान बिंदु वाला टॉपिक कहाँ गया, पतले लेंसों के लिए। हाँ ठीक है, तो प्रधान बिंदु जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। पहला क्या आ गया, DF अपॉन, या उसमें FD लिखा, एक ही बात है, FD अपॉन
F2 और दूसरा हो जाएगा माइनस FD अपॉन F1। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो हम यहाँ से पढ़ेंगे वो होंगे फोकस पॉइंट, है ना। क्या होंगे? फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या होगा? फोकस पॉइंट। ठीक है, तो फोकस पॉइंट पढ़ेंगे और सिर्फ फोकस पॉइंट के अंदर भी जो है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के दो चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले देखेंगे प्रथम फोकस बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? ये है फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है? सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। इसी तरह से क्या होंगे आपके पास? फर्स्ट फोकस पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट फोकस पॉइंट, तो फर्स्ट फोकस पॉइंट जो होगा उसे मैं डिनोट करूंगा, वो किससे आएगा? वो आएगा माइनस एफ माइनस डी एफ अपॉन F2। ये क्या होगा? मेरा फर्स्ट फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? इसमें आप क्या कर सकते हो? इसको कॉमन ले सकते हो F को, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस डी अपॉन F2। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे? क्योंकि F आप यहाँ से फाइंड आउट करते हो, ये यहाँ से फाइंड आउट करते हो, तो दूसरा मैं सीधा क्या ले सकता हूँ? माइनस F माइनस ये, तो क्या ले सकता हूँ? माइनस, ठीक है, ये अल्फा 1 माइनस, सॉरी अल्फा 1 नहीं, पहले क्या आ रहा है? पहला आ रहा फोकस। ठीक है, तो F माइनस अल्फा 1, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली चीज़। ठीक है, न्यूमेरिकल में आप वो भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। दूसरा सेकंड फोकस पॉइंट। सेकंड फोकस पॉइंट क्या होगा? तो जस्ट इसका अपोजिट देख लीजिए, अब इससे निकलेगा वो। ठीक है, वो किससे निकलेगा? इस वाले से निकलेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाले में भी यही चीज़ मिलेगी, उसमें माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, ये बाहर जो माइनस लगा रहे हैं वो हट जाएगा, सीधा सीधा क्या होगा? F माइनस एफ डी अपॉन F1। ठीक है, तो क्या मिल गया? F माइनस अल्फा 2। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है आपको याद में ध्यान में रखना। ठीक है, आराम से आ रही है, लेंस में कोई समस्या नहीं है। ये जो चीज़ें है ना, ये आपके जो सारी, ये तो आपने वहाँ देख ली थी सीनियर सेकेंडरी में, लेकिन ये जो चीज़ें दोनों ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। ठीक है, इनको याद कर लेना और इसका कोई वो नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से लगभग सारा मैंने लेंस यानी कि अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारी चीज़ें जो है ले ली आपसे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पिछले ईयर में कैसे आए गए हैं ना, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन आ कैसा रहा है ना। तो मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद में जो है हम लोग इस टॉपिक को ये समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे विपतन वगैरह, है ना, विपतन या नेत्रिका वगैरह जो होती है ना उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एबर्सन वगैरह क्या होते हैं, इमेज जो बनती है, इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, उनको कैसे दूर किया जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं इसको खत्म करना चाहूँगा, तो मैं कुछ क्वेश्चन जरूर ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं। मैंने आपको कहा था, मैंने फॉर्मूले बहुत सारे लिखवा दिए, डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जाएंगे प्लस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको डिफिकल्टीज आएंगी जरूर, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूर करें। दूसरा, दिमाग खुला रखें, दिमाग खुला रखना बहुत जरूरी है। अभी आप देखना, क्वेश्चन जब आपको देंगे तो क्वेश्चन कुछ अलग तरह का होगा, आपने पढ़ा कुछ अलग तरह का है। तो पहले तो मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन जो यहाँ से है, जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये लेना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है 2 पैरेलल प्लेन, इंग्लिश में, हिंदी में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। 2 पैरेलल प्लेन मिरर M1 M2 हैव ए लेंथ 20 मीटर ईच, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरह से 2 मिरर है प्लेन, ठीक है, इनकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर लेंथ के ये दोनों मिरर हैं और पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, फिर उसके बाद में एंड आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, बीच की डिस्टेंस कितनी है? यानी कि 10 सेंटीमीटर दूर पे है, तो ये 10 सेंटीमीटर दूर हो गया। 20 मीटर लंबे हैं और 10 सेंटीमीटर दूर पैरेलल इस तरह 2 मिरर पड़े हुए हैं ना, M1 M2 मिरर है। ठीक है, तो ये M1 हो गया मिरर और ये हमारा M2 मिरर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द मिरर M2। ठीक है, यानी कि एक रे जो है वो M2 के ऊपर, है ना,
इस एज के ऊपर आके इसे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो इंसिडेंट कराती, ठीक है। आगे देख क्या दे रखा है, M2 एट एन एंगल 55 है ना, सॉरी 53, सॉरी 55 नहीं 53, तो 53 डिग्री के ऊपर आके इस तरह से इंसिडेंट होती है, हो गई, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम द रे अंडरगो रिफ्लेक्शन आफ्टर लाइट इमर्ज आउट द सिस्टम, ठीक है। ये कह रहा है, अब इसको समझ लेना, हिंदी में, इंग्लिश में मैंने बोल दिया, हिंदी में समझ लीजिए। दो मिरर हैं, ठीक है, दोनों 20-20 मीटर के हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। एक लाइट रे आती है, ठीक है, और M2 के, है ना, एक लाइट रे आती है, M2 के एंड के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है, कितने एंगल पे, 53 डिग्री एंगल पे होती है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, सक्सेसिव, अब आपको पता है क्योंकि मिरर तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, ऐसे रिफ्लेक्शन करते हुए आगे बढ़ेगी। अब ये कह रहा है जब ये बाहर निकल जाएगी उससे पहले कितने रिफ्लेक्शन हो जाएंगे लाइट के, ठीक है, उससे पहले कितने रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, क्या दिमाग लगाना, अच्छा एक चीज़ और, क्या एंगल दे रखा है, हाँ एंगल दे रखा है, एंगल क्या दे रखा है, गिवन है आपको 10 53 इज इक्वल टू 4/3, 4/3, ठीक है, 10 आपको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये गिवन हो ना तो आप समझ जाओगे इसका कहीं ना कहीं यूज है, तभी दिया, नहीं तो नहीं देता, ठीक है। साइन का यूज होता तो साइन में देता। तो आप देखिए अभी इसको, ये क्या करेगी, यहाँ से 53 डिग्री पे आगे जाएगी, ये कितना होगा, क्योंकि साइन आई इक्वल टू क्या होता है, साइन आर, तो ये आगे बढ़ी, फिर क्या होगा, ये यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, ऐसे करके बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह से सक्सेसिव इसके अंदर क्या होंगे, रिफ्लेक्शन होते रहेंगे। कितने रिफ्लेक्शन होंगे वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए यहाँ से, पहले इस पर आ जाइए, इस पर आ जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे यहाँ आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी वो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ से मैं इसको बराबर कर देता हूँ पहले, थोड़ा आगे बढ़ा के, है ना, इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं कितनी, x है। ये अगर मुझे डिस्टेंस मिल गई तो सब में क्या होगा, ये भी x, ये भी x, ठीक है, ये भी x, ये x करते हुए जाएगी। तो इसका मतलब 20 में x से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 ये सारे के सारे रिफ्लेक्शन मिल जाएंगे। तो मुझे ये निकालना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये डायग्राम मैं अलग से बना देता हूँ। x मुझे फाइंड आउट करनी है, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, 43 डिग्री। तो मुझे बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो क्या लगाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बेस कितना है, तो इसमें सीधा क्या लगेगा, tan थीटा लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार, लंब है हमारा x, आधार है 10 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू ये कितना है, 4/3, ठीक है, कितना है, 4/3। इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये 4/3 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, पॉइंट में आएगा, छोड़िए इसको ऐसे रहने दीजिए, आगे कैंसिल आउट कर देंगे हमेशा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, x आ गया। अब x आ गया, अब मुझे कितने आएंगे, तो इसका मतलब कि x में यानी कि 40/3 सेंटीमीटर में एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 20 में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है, इन 20 सेंटीमीटर, तो कितने हो गए, वो हो गया n, ठीक है, वो n कितना हो गया, तो हो गया 20/x, दैट इज, सॉरी उल्टा लिख दिया, 20/40/3, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो 60/40, ठीक है। अच्छा वो मीटर में है, सॉरी एक सेकंड, ये दिमाग में ये था, गलती कर दी अपन ने, वो किस में है, मीटर में है ना, तो 2 मीटर को कितना बदलो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये हमने आंसर किस में निकाला, सेंटीमीटर में, तो उसका मतलब इसको भी क्या करो, सेंटीमीटर में बदलो, ये गलती कर दी, एक दिमाग में रखना ना। तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर अपॉन, क्योंकि दोनों की सेम होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 अपॉन ये 60 में गए तो कितना आ जाएगा, 4 का भाग, सॉरी 15 बार, हाँ ठीक है, 15 टाइम आ गया। उसके बाद ये तो आ गया 15 टाइम। अब उसके बाद में जो है आपको ये देखना है कि 20 था ना, अरे यार सॉरी एक गलती और कर दी, 100
20 है ना, तो 100 1 0 हो रहेगा। कैसे गलतियां हो रही है ऐसी। 20 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 00 आएगा ना। ये 00 मतलब यहाँ 00, 1 0 तो ऑलरेडी है, अपने 200 ही कर दिया उसको, ठीक है। तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आप सोचिए, मैं रोज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करता हूँ, फिर से मुझे गलतियाँ हो जाती है जल्दबाजी के चक्कर में, तो आपसे भी गलती हो सकती है, तो उसको आराम से सोल्व करें, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, 150, ठीक है। तो 150 कहाँ से काउंट है, दिमाग में रखना है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक हम जाएंगे तो कितने हो रहे हैं, 150। पर ये एक भूल गए क्या अपन, ये दिमाग में रखना है। अब गलती कहाँ होगी, ये 150 ऑप्शन आपको पहले नंबर में मिलेगा, लेकिन एक रिफ्लेक्शन जो ये भी तो काउंट करोगे। ये x तो जो है वो आपने यहाँ से काउंट किया है, ये वाला कौन काउंट करेगा। तो कुल मिला के टोटल जो रिफ्लेक्शन होंगे वो क्या होंगे, 150 + 1 = 151 होंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं, दिमाग में रखना। इनिशियल जो है ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो क्या है, गलती होने की संभावना कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। कौन सा, ये एक, ये गलती होने की संभावना है। तो इस पे इस तरह से लिख के रख लो ताकि दिमाग में रहेगा। जैसे आप लिख लेते हो ना तो वो हमेशा दिमाग में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके, अब आप सोचिए कि आपने सोचा कि रिफ्लेक्शन में से क्या क्वेश्चन आएगा, रिफ्लेक्शन तो अपने सारे आते हैं, I = R, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर तो क्वेश्चन कैसा ही बन सकता है। आपको कंसेप्ट दिमाग में जरूर रखना है कि होना वाला क्या है अपने पास, और इसका यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है, जो गिवन है उसका यूज होगा ही होगा, तो मैंने वहीं से स्टार्ट इसको कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आपका हो गया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था, क्या कहा था कि मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वो क्वेश्चन लल्लू क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। आप अगर मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि आप ऑलरेडी MSc फिजिक्स हो, ठीक है। तो ऑलरेडी MSc फिजिक्स हो तो मैं आपको 8वीं क्लास वाला या 10वीं क्लास वाला रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाने वाला, और आपने देखा भी होगा, मैंने वो चीज़ नहीं लिखवाई आपको, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कराए हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं ले लेता हूँ ये वाले क्वेश्चन। ये जो कोई क्वेश्चन है 2, ये मैंने आपके साइड टेक्निकल एजुकेशन का जो पेपर है ना वहाँ पे आए हैं, और स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे पेपर RPSC की साइड से तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन ही है ये। फर्स्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है ना, उसमें और जो आंसर आ रहा है उसमें थोड़ी सी वो मुझे मिस्टेक लग रही है RPSC की उसमें जो आंसर मानना है, तो वो जो है एक बार कंफर्म होने के बाद मैं आपको वो क्वेश्चन भी यहाँ से करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ये आपके प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन है ना, क्या है कि एक पतला अवतल लेंस तथा एक पतला उत्तल लेंस संपर्क में है ना। दूसरा, दोनों लेंसों की शक्ति का परिमाण का अनुपात, क्वेश्चन में ये गिवन है, आप लिख लेना। क्वेश्चन लिखना चाहे तो मैं धीरे से बोल रहा हूँ वापिस। एक पतला अवतल लेंस तथा एक पतला उत्तल लेंस संपर्क में है, दोनों लेंसों की शक्ति के परिमाण का अनुपात, दोनों लेंसों के शक्ति के परिमाण का अनुपात 2:3 है, 2/3 है, तथा संयोजन की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्रमशः है, ठीक है। बार बार आप अगर मैंने स्पीड से बोल दिया हो तो आप उसको वापस रिवाइज करके सुन ले, ठीक है। अपने पास इतना टाइम नहीं है तो आगे मैं कर देता हूँ क्वेश्चन को। इंग्लिश में अगर करेंगे तो क्या होंगे, 2 थिन लेंस है, ठीक है। पहला वाला कौन सा है, कॉन्केव है, दूसरा वाला कॉन्वेक्स है। दोनों का क्या किया हमने, उनको कॉम्बिनेशन में लिया है ना। फिर उसके बाद में क्या किया, उनकी पावर की जो रेशियो है वो गिवन है हमें, है ना। पावर का रेशियो क्या है, तो आप देखिए ये गिवन है उसमें। पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन, वो इम्पोर्टेंट है। ये P1 P2। अब इसका क्या दे रखा है, परिमाण, ये भूलना मत, परिमाण क्या दे रखा है, 3/2, 2/3 है, 2/3, ठीक है। चलिए, पहला लेंस कौन सा है, कॉन्केव है यानी कि अवतल है। दूसरा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल है। 2 लेंस है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दे रखा है और उनकी ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब आप देखिए कि कॉन्केव लेंस जो होता है उसकी पावर क्या होती है, -में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 अगर मैं लिखूंगा तो P1 क्या होगा, ये, ठीक है। और P2 क्या होगा, परिमाण की फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्लस में रहता है ऑलवेज, ठीक है। पावर क्या रहेगी, प्लस में। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि P1/P2 = -2/3। ये आपको गिवन नहीं था एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन में हमने निकाला है।
क्वेश्चन में क्या परिमाण जो है, तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए पावर का। फोकस डिस्टेंस भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, वो इसीलिए होती है, ठीक है। ये चीज़ आ गई यहाँ से एक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको कि P1 इज इक्वल टू -2/3 P2, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। अब हमें पूछा क्या है कि हमें ये पूछा है, अच्छा फोकस डिस्टेंस दिए, पावर दी है, इसके अंदर एक चीज़ और दे रखी है। क्या दे रखी है कि कॉम्बिनेशन की जो है, कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी जो है वो आपको 30 सेंटीमीटर की गिवन है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन करेंगे तो पावर कितनी होगी, P वो कितनी है 1/f, तो कितना आ जाएगा 1/0.3। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन की जो f दे रखी है कितनी रहेगी 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर हमेशा किसमें लेते हैं 1/b डायोप्टर निकालने के लिए। तो इस तरह से हो गया सॉल्यूशन। चलिए ये क्या है हमारी पावर। अब क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P इज इक्वल टू क्या होता है पावर में, P1 प्लस P2 होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। अब आप क्या कर सकते हैं, P1 को रिप्लेस कर सकते हैं कितना, -2/3 P2 प्लस P2। सोल्व कर लीजिए। P इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, 3 उधर जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1/3 है ना, 1/3 P2 क्या मिला 1/3 P2। फिर आगे सोल्व करेंगे तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3P, कितना हो जाएगा 3P। P की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, है ना। या इसको क्या कह सकता हूँ 1/f2 इक्वल टू, ठीक है, F2 फाइंड आउट करना था ना आपको। F2 इज इक्वल टू कितना आ गया, उल्टा कर दीजिए, f/3 दैट इज f कितना है 30 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में कितना है 30, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी कॉन्केव जो लेंस था, कॉन्वेक्स जो लेंस था, इसकी फोकस दूरी हमारे पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। और किसमें होती है प्लस में, तो प्लस में आइए, क्योंकि कौन सा है उत्तल लेंस है, कॉन्केव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए किस में आती है, प्लस में आती है। हो गया यहाँ से सॉल्यूशन। अगले में चलिए, यहाँ से P1 की कितनी होगी, तो P1 इज इक्वल टू -3/2 P2। P2 कितना आ रहा है ना, ये आ रहा है 3P। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 3P, ठीक है। 3P लिख देंगे तो P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। P से P क्या, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिला के आपके पास क्या मिला, P1 इज इक्वल टू -2P। सोल्व करिए, फोकस दूरी निकालेंगे तो F1 -1/f, उल्टा कर लीजिए। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -f/2। F कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो 30/2 दैट इज 15 माइनस में 15 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई F1 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो इसमें दे रखा था आपको वो ये दे रखा था -15 सेंटीमीटर और +10 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट ऑप्शन था आपका, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसमें आया है, ये टेक्निकल एजुकेशन का सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पेपर का सेकंड क्वेश्चन ये था। अब आप सोचिए इतना इजी क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्ट कितना तगड़ा लगा। आपको सब पता है उसके बावजूद भी आप गच्चा खा जाओगे कि यार पावर को कैसे चेंजेस करें। तो दिमाग में क्या रखना, पावर ही ऐड होती है, 1/f जो लिखते हैं वो तो बाद में निकलता है, इसको ऐड करने के बाद वो चीज़ें निकलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमम लोग देखिए ये जब टेक्निकल एजुकेशन ने क्वेश्चन किया तो ये क्वेश्चन जो है वो करके नहीं आ पाए। पहली गलती क्या की, ये माइनस वाली। अगर माइनस नहीं लगाते तो इसको सोल्व करते तो आपके पावर सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन में 45 और वैसा कुछ आ रहा है तो वो आपके ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्लस होते ही क्या होता 3 + 2 5, 5/3, 5/3 करेंगे तो क्या होगा 3 नीचे ऊपर 5, है ना। तो ये 10 10 50 यानी कि 50 आपका ऑप्शन मिलता है यहाँ पे और वो उसके अंदर दे रखा है और आप वो करके आते हैं, है ना। ये आंसर मिल जाता है आपको यहाँ से। तो ये जो चीज़ें थोड़ी सी आप दिमाग में रखें कि क्या गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। अगला देखिए उसी क्वेश्चन का अगला जस्ट इससे अगला वाला क्वेश्चन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये मुझे लगता है कि
99 क्या मतलब लगभग छोड़ के आए होंगे क्वेश्चन, है ना। कुछ है कि जो क्वेश्चन बच्चे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन किया होगा पॉइंट में समथिंग कुछ परसेंटेज में देखे तो, और हो सकता है उन्होंने भी नहीं किया क्योंकि दिमाग लगाना वहाँ पे थोड़ा सा जब प्रेशर होता है तो डिफिकल्टी आती है ना। तो एक वस्तु ओ, सुन क्वेश्चन देखना, एक वस्तु ओ त्रिज्या और कैपिटल आर के पारदर्शक ठोस गोले की सतह पर रखी है ना, सतह पर रखी है, ठीक है। गोले के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ताकि वस्तु से निर्गत किरणें गोले के विपरीत पार्श्व से परावर्तित होने के बाद एक समांतर पुंज के रूप में बाहर आए, ठीक है। डायग्राम भी दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में डायग्राम क्या दे रखा है, इस तरह का है कि एक गोलीय पृष्ठ है, इस पृष्ठ के एक बिंदु यहाँ है, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, इस तरह से वेव निकल रही है और इससे निकलने वाली जो है वो क्या है, ये इसके समांतर हो जाती है। इसकी जो रेडियस है वो गिवन है, यानी कि ये अगर इसका सेंटर मान लेते हैं सी, तो ये रेडियस कितनी है, कैपिटल आर गिवन है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या पूछा है, इसका आपको म्यू फाइंड आउट करना है। ये जो गोला है ये पूरा ठोस गोला है ना, ये सॉलिड स्फीयर है। इंग्लिश में अगर देखें तो वापस बोल देता हूँ, कन्वर्ट कर देते हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ओ पे है ना, वो पॉइंट ओ कहाँ है, जो ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के सर्कमफ्रेंस पे है। इसकी रेडियस कैपिटल आर गिवन है आपको, और ये इस तरह से कहा गया है कि इसका म्यू फाइंड आउट, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। और कब करना है, यानी कि ये इस तरह से इसका जो है परावर्तन हो रहा है ना, कि रिफ्लेक्शन हो रहा है किस तरह से कि ये जो वेव्स बाहर निकल रही है उसके अपोजिट फेज से, है ना, अपोजिट सरफेस से जो वेव, इसके अपोजिट से जो वेव बाहर निकल रही है वो पैरेलल हो जा रही है, ठीक, क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। तो दो मीडियम है, एक मीडियम आपके पास ये है μ2 इक्वल टू म्यू, और एक है सॉरी ये μ1 होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके अंदर है तो ये μ1 होगा, और ये क्या होगा μ2। यहाँ पे इमेज बनेगी, इमेज कहाँ बन रही है, अब मुझे बताइए। देखो कंसेप्ट है, इसमें सब कुछ थ्योरेटिकल दे रखा है लेकिन आपको निकालना उससे है, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, क्या बन रही है इमेज, इमेज बन रही है क्योंकि पैरेलल है तो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। पहला तो कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो कहाँ से देखते हैं डिस्टेंस, जो कर्व्ड सरफेस होती है उस कर्व्ड सरफेस के सेंटर से, तो ये ना एक्सिस है ना, ये यहाँ से, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गई हमारे पास 2r के इक्वल, व्यास के इक्वल हो गई, डायमीटर के इक्वल, ठीक है। तो हमने गिवन क्या है, हमें सब कुछ थ्योरेटिकल दिया है लेकिन गिवन हमें निकालना है। तो निकालना क्या है, u जो होगा आपका वो कितना है 2r, v कितना है इनफाइनाइट, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसमें क्या है, कौन सा है ये, गोलीय सतह से या कर्व्ड सरफेस वाला जो है ना, मैं आपको लिखा कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन है कर्व्ड सरफेस से, वो वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला कहता है, वो कहता है कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। देखा ना, फॉर्मूला आपको याद है, उसके बाद भी क्वेश्चन बनाना बड़ा टिपिकल हो जाता है क्योंकि सिचुएशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन लेना। अब हम कहते हैं कि ये कहाँ पूछते हैं, ये तो अपन 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, 7वीं क्लास में पढ़ते हैं कि जो पैरेलल आ रही है वो इनफाइनाइट, जो पैरेलल आ रही है इसका मतलब कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। लेकिन ले लिया ना कंसेप्ट यहाँ पे यूज, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जो क्वेश्चन लूंगा या जो चीज़ें लूंगा या मैं जो आपको यहाँ बता रहा हूँ वो बहुत यूज आने वाला आपके, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आप इसमें देखिए μ2 इक्वल टू कितना, म्यू नहीं है सॉरी, μ2 इक्वल टू क्या है, एयर है यहाँ पे, इसमें बन रही है, एयर में बन रही है तो कितना हुआ 1 हुआ। तो वो इन्फॉर्मेशन भी लिख दीजिए कि μ2 इक्वल टू तो 1 है और μ1 इक्वल टू कितना है, म्यू है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दीजिए। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस म्यू अपॉन 2r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना, म्यू ये कितना हो गया 0, तो माइनस अपॉन सॉरी r से r भी क्या होगा, डिवाइड में कैंसिल, तो माइनस म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, तो म्यू माइनस 2 म्यू सॉरी म्यू माइनस म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो ये 2 इधर जाएगा, म्यू होगा तो म्यू अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था। उसके अंदर कौन था, फर्स्ट ऑप्शन जो था वो यही था। अब सोचिए इतना सा क्वेश्चन है ये
अगर आपको, और ये भी क्वेश्चन लगभग लगभग छोड़ गया है, ये क्वेश्चन भी जो है वो क्या है, लगभग लगभग जो है बच्चे छोड़ के ही आए हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको मैं पहले टाइम से ही जब मैंने ऑप्टिक्स स्टार्ट की तब से मैं बता रहा हूँ कि एक बार मुझे क्वेश्चंस पे आने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितनी जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली आपको पूछी जाती है, बड़े सिंपल तरीके से इसको फॉर्म किया जाता है। आपको यू वी जो है वो डायरेक्ट नहीं देंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को समझ के यहाँ से फाइंड आउट करनी है चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन का मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा कि 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे दो मिरर है तो कितनी इमेज बनेगी, क्योंकि वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आपको उसमें सीधा सीधा 360 अपॉन जो भी आपका थीटा दे रखा वो करना है। इमेज सम बन रही है तो n-1, विषम बन रही तो दो कंडीशन हमें देखी थी, बाइसेक्टर पे है तो n-1 हो जाएगा और बाइसेक्टर पे नहीं है तो वो का वही रह जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, इसमें मुझे कोई कराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और बाकी जो चीज़ें थी ये भी हो गया है करीब करीब। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वगैरह मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि अभी देखो मैंने आपको क्वेश्चन जो जिस टाइप का क्वेश्चन था वो मैं आपको करवा चुका हूँ। मिनिमम डेविएशन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा, उसमें आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये इमेज फॉर्मेशन के फॉर्मूले वगैरह, ये लेंस जो कटेंगे कैसे वो चीज़ देख लेना। सिल्वरिंग वगैरह उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेंगे आपको, लेंस को आधा काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। वो डायरेक्ट याद रखने आपको, लेंस को जो बीच में से काटा तो पावर पे क्या डिपेंड पड़ा, जब उसको इस तरह से हॉरिजेंटली काटा तो क्या डिपेंड उस पर इफेक्ट पड़ा, वो सारी चीज़ें, है ना, वो आप कर ही लेंगे, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। उसके बाद के अंदर लेंस को जब आप किसी मीडियम में रख देते हैं तो फोकस दूरी पे क्या डिपेंड करेगा, है ना, आपको पता है ना। अगर मान लीजिए लेंस है, उसकी फोकस दूरी आपको गिवन है, फिर आपको क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा ना, मैं हालांकि खुद ही बना देता हूँ क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए कि उसकी कोई क्वेश्चन लिख लीजिए, कोई एक लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी आपको गिवन है एफ है, ठीक है। कितनी है फोकस दूरी एफ है, उस लेंस को, ये किसमें, एयर के अंदर, ठीक है। उसी लेंस को जो है अगर आप किसी मीडियम में रखते हैं, और मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 2/3 नहीं 4/3 सॉरी, कितना है 4/3। 2/3 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक से कम नहीं हो सकता, ये दिमाग में रखना, ऐसा नहीं गच्चा खा जाओ, इसमें 4/3 है, ठीक है। अब उसमें जो फोकस दूरी नहीं बनेगी FM, वो कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो क्या करना है कि जो मेरा F होगा वो क्या होता है, सॉरी 1/F क्या होता है, वो होता है μ-1। ये म्यू कौन सा है, ये म्यू है, μm कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये म्यू कौन सा है, ये है जिस पदार्थ से लेंस बना हुआ, सब जो मिरर जो ग्लास है ना उसका म्यू है, और ये क्या है जिस मीडियम में रखा है उसका, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं इसको, ये हो गया इस तरह से, तो ये हो गया μ/μ एयर, ठीक है। कैसे लिखूंगा फॉर्मूला, μ/μ एयर, ठीक है, इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है। तो एयर के लिए कितना होता है, म्यू एयर इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, μ-1 इक्वल टू सीधा सीधा बन गया, ठीक है। ये केस बन गया यहाँ से, तो ये 1/f की वैल्यू आ गई, ठीक है। यह क्या कह सकता हूँ कि 1/r माइनस 1/r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f μ-1, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में चलिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ये 1/ मीडियम वाला ये कितना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ से, अब क्या होगा μ/μ मीडियम, ठीक है, μ/μ मीडियम माइनस 1/1/r माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, वो वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी 1/this इक्वल टू μ/4/3 माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/f μ-1, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू। अब मान लीजिए ये भी आपको गिवन है कि जो म्यू है वो कितना है, वो है 3/2, म्यू कितना है 3/2। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3/2 रख देंगे, क्या होगा 3/2/4/3 माइनस 1, इधर आ जाएगा f, और ये बनेगा 3/2 माइनस 1, क्योंकि ये म्यू कौन सा है, लेंस का, ठीक है। अब इसको पूरे को सोल्व करिए, तो ये इक्वेशन यहाँ से कितनी बन जाएगी, ये जाएगा ऊपर 9/8, 8 उधर जाएगा तो 1/8, तो ये कितना आएगा 1/8, ठीक है। इधर से बनेगा f, वो कितना हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो 1/2, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2
सॉरी 1/4f है ना, ये इधर से कैंसिल आउट हो गया 1/4f। तो एफ एम कितनी हो जाएगी मीडियम के अंदर, आप देखिए दोनों का रेसिप्रोकल 4f, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी जो है आपको गिवन या फिर दिया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, ये जो है इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में रखना कि ये रेस्ट्रिक्टिव में रहते हैं हम जो लेते हैं। ठीक है, जो खाली म्यू लिखने का मतलब वहाँ एयर के लिए लिखा है, और जब हम मीडियम की बात करते हैं तो इस तरह से उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है ये आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। चलिए, इसके अलावा और क्या हो सकता है, प्रधान बिंदु यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट वाला कुछ करवा के देखो एक क्वेश्चन, चलिए वो भी ले लीजिए, उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, वो तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड आएगा। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसका, और वो क्वेश्चन ये तो इसमें लेके, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी लेंस तो आता ना आपको, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दी थी, इसी फॉर्मूले से उत्तर लेंस के लिए कैसे बनेगी, अवतल लेंस के लिए कैसे बनेगी, समतलोत्तर लेंस के लिए कैसे बनेगी। ठीक है, वो सब आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में रखे एक समक्ष लेंस के समक्ष लेंस निकाय के दो लेंसों की फोकस दूरियाँ, ठीक है, दो लेंसों की फोकस दूरियाँ। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, f1 = 3f और f2 = f गिवन है ना, ये गिवन है इसमें 3f f है, इनके मध्य की दूरी d वो कितनी है 2f है। तो इनके प्रधान बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको प्रधान बिंदु यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, f निकालना पड़ेगा। वो कितना होगा, तो वो होगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस d। ठीक है, सारा लिख दीजिए। तो 3f स्क्वायर = 3 प्लस यानी कि 4f माइनस 2f दैट इज 3/2f। ये तो क्या आ गया आपके पास, जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन की फोकस डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, प्रधान बिंदु निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट निकालना है, जिसको α1 और α2 हम कहते हैं। तो α1 यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट क्या होगा, वो होगा df अपॉन f2, df अपॉन f2। तो d कितना है 2f, f कितना है 3/2f अपॉन f2 कितना है f। तो एक f से एक f कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 3f आ गया। α2 जिसको बीटा भी कहते हैं, वो क्या है सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, वो कितना होगा -df अपॉन f1। ठीक है, तो माइनस d कितना है 2f, ये कितना है 3/2f डिवाइडेड बाय f1 है 3f। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, f से f कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू -f। ठीक है, तो वो क्या आ गया -f। तो -f क्या आ गया हमारे पास सेकंड। ठीक है, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में फोकस पॉइंट भी पहुंच लिया। ठीक है, फोकस पॉइंट अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, फोकस पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट फोकस पॉइंट क्या होगा, ठीक है, वो क्या होता है फर्स्ट फोकस पॉइंट f माइनस df अपॉन f2 विद माइनस साइन। ठीक है, या तो ये कर दो है ना, तो f कितना है 3f। ठीक है, माइनस साइन के साथ 3f माइनस ये कितना आ रहा है 3f, तो कितना हुआ 0 df माइनस, अच्छा माइनस साइन के साथ है ना, तो माइनस साइन के साथ आएगा तो ये बनेगा आपके पास एक सेकंड है ना, इसके सॉल्यूशन प्रथम फोकस बिंदु बनेगा -f अपॉन सॉरी माइनस का f और 1 माइनस f df अपॉन f2। ठीक है, तो df अपॉन f2 बन रहा है, एक सेकेंड 3f माइनस, कुछ गलती कर दिएगा 3f माइनस, तो सॉरी ये ना ये 3f थोड़ी आ रहा है 3/2 आना ना, माइनस 3f/2। ठीक कितना ना -3f/2 इसमें जाएगा तो कितना 3f/2, फिर माइनस माइनस प्लस में ये कितना बनेगा प्लस के अंदर 3f/2 बन जाएगा। भाई आधे 3/2 के अंदर से 3 जाएगा, क्या बचेगा -3/2, -12 आएगा तो क्या बन जाएगा ये वाली चीज। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सेकंड फोकस पॉइंट पे है ना। सेकंड फोकस पॉइंट क्या होता है, ये होता है f माइनस df अपॉन f1। ठीक है, तो f कितना है 3/2f माइनस df1 वाला कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है -f, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +f, तो इसमें +f कर दीजिए तो कितना जाएगा 2 टाइम्स +f ही आ रहा है ना, -f आएगा, -f उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है,
3/2f माइनस 3/2f माइनस सॉरी 3/2f माइनस f, तो ये 2 में से जाएगा तो f/2, ये कितना आ जाएगा f/2 जो होगा सेकेंड फोकस पॉइंट। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका सेकंड फोकस पॉइंट जो है वो बन जाएगा। तो ये 2 फोकस पॉइंट जो है इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा सिंपल सा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज जो है हमारा, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा बचेगा, एक वीडियो में मैं अगला वो भी खत्म कर दूंगा, और वो क्या है हमारा, वो रहेगा जिसके अंदर हम अबेरशन वगैरह यानी आईपीसीएस वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके अंदर की जब इमेज बनती है, तो जब हम वाइट लाइट का यूज़ करते हैं तो कौन सी इमेज कैसी बनती है, उसमें क्या डिफ़िकल्टीज या फिर क्या त्रुटियाँ एरर आ सकती है, वो एरर वगैरह सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल का जो वीडियो रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वहाँ से भी आपको कम से कम 1 और 2 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।